Hey guys, what's up? Good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. हम लोग कर रहे हैं यहां पर टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज फॉर सी इंटरमीडिएट में 2024 और आज मैं 7th लेक्चर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोगों को इसका शेड्यूल मैं यहां पर बता देता हूं। तो 1 फरवरी से हम लोगों ने इस सीरीज को स्टार्ट किया था एंड दिस इज अ टेंटेटिव शेड्यूल और ये जीएसटी का शेड्यूल है। ठीक है, चलिए सर शुरू किया जाए अपना मुद्दा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये चैप्टर होने वाला है। वैसे तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट आया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडेंस नोट इशू किया है, वो गाइडेंस नोट, उस गाइडेंस नोट में से पक्का पक्का क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। तो मान के चलो आप लोग के 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन तो आपका उस गाइडेंस नोट में से आएगा, जो अभी मैं आप लोगों को इस वाले सेशन में कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग आराम से डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले सेक्शन 56 आपका होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती हैं, टैक्सेबल होती हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो देखो, डिविडेंड इनकम, तो जो भी आपको डिविडेंड मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम का मतलब विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्सेस। अब यहां पर ऑनलाइन गेमिंग भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, पहले ऑनलाइन गेमिंग नहीं होता था, लेकिन अब ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर भी रूल्स आ गए, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड भी एक अच्छा खासा अमेंडमेंट आप लोगों का यहां पर है। ठीक है, तो वो यहां पर टैक्सेबल हो जाता है। Consideration received in excess of FMV of the shares of a closely held company where such shares are issued at a premium। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर का फेस वैल्यू सपोज 100 रुपए है, ठीक है, और वो 110 रुपए पर शेयर को इशू करता है, तो 100 रुपए की फेस वैल्यू इशू किया 110 पर, क्या प्रीमियम पर इशू किया? हां। लेकिन अगर फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 108 रुपए है, अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 108 रुपए है, तो आपने जो 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया शेयर इशू करने पर, ठीक है, आपने प्रीमियम पर तो इशू किया, 110 पर आपने इशू किया, लेकिन आपने फेयर मार्केट वैल्यू से भी ऊपर इशू कर दिया, तो जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो चार्जेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, अगर आप का कोई कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है कैपिटल एसेट का, ठीक है, आपके किसी कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है और सरकार की तरफ से आपको कॉम्पनसेशन मिलता है या फिर एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिलता है, और वो डिले होने की वजह से उस पर सरकार की तरफ से आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ऑल्दो ये वाली चीज हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में बात की थी, जब हमने कैपिटल गेन्स का रिविजन किया था, तब भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन भी टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एडवांस फॉरफीटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, इसके बारे में भी हमने बात की थी कि अगर आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने के लिए की आपकी डील चल रही है और आपको कुछ एडवांस मनी मिला, वो आपने अगर 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद कभी भी फोरफीट किया, तो वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, इसके बारे में तो हमारा पूरा लंबा अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है, बात करेंगे उसके बारे में। कॉम्पनसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन के टाइम पर अगर कुछ भी पैसा मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। एंड फाइनली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन अ यूलिप एंड कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी व्हिच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारी होने वाली है आज के डिस्कशन में। हम लोग देखेंगे होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोगों को याद होगा कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो और आप उस पर प्रीमियम पे करते हो, तो जितना प्रीमियम आप उस पर पे करते हो वो तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, राइट। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रीमियम आपका सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम डिडक्शंस वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बात थी, यहां पर यह बात थी कि अगर मान लो मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मैं उसका प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो जितना प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं उसका डिडक्शन मुझे मिलता था अंडर सेक्शन 80C, और मेच्योरिटी के टाइम पर जितना भी पैसा मुझे मिलता था वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 1010D। अगेन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि मेरा जो एनुअल प्रीमियम है वो कभी भी 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा ना रहा हो।
ठीक है। लेकिन अब यहां पर इसमें एक अमेंडमेंट आया है और अमेंडमेंट यह आया है कि अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो और आपका प्रीमियम, आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो किसी भी साल 5 लाख से ज्यादा होता है, ठीक है, नाउ द रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑन द सम अश्योर्ड वो तो है ही, लेकिन अब एक कंडीशन और डाल दी गई है। एक कंडीशन क्या डाल दी गई है कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो किसी भी साल अगर 5 लाख से ज्यादा हो गया, इवन इफ इट इज लेस देन 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपने 60 लाख रुपीस की सम अश्योर्ड की पॉलिसी ली, ठीक है, अब 60 लाख रुपीस का 10% कितना आता है, 6 लाख रुपीस आता है। आपका एनुअल प्रीमियम है सपोज 5,50,000 रुपीस। आई होप यू विद मी ऑन दिस, ठीक है। आपने 60 लाख रुपीस के सम अश्योर्ड की पॉलिसी ली, उसका 10% आता है 6 लाख रुपीस, आपका एनुअल प्रीमियम है 5,50,000 रुपीस। क्या 550 इज लेस देन 10% ऑफ द सम अश्योर्ड? यस। तो क्या पुराने रूल्स के हिसाब से इसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा 1010D में एग्जेम्प्ट होना चाहिए था? यस। लेकिन नए रूल्स के हिसाब से अब क्योंकि ये आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो 5,50,000 रुपीस हो चुका है, यानी 5 लाख क्रॉस कर चुका है, तो जितना भी पैसा आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा वो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, और अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। मैंने आपको एक छोटी सी जस्ट बताई, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। आओ एक एक करके चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड इनकम के बारे में बात करते हैं। तो जो डिविडेंड इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। अब सेक्शन 222 डीम्ड डिविडेंड के बारे में बात करता है, जहां पर 5 चीजों के बारे में बात हुई भी है। 222A कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, वो पैसा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डीम्ड डिविडेंड माना जाता है, तो शेयर होल्डर के हाथ में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। सिमिलरली बी भी है, कुछ है, उसको अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो 222C है, इसके बारे में हम लोगों ने कैपिटल गेन्स के रिवीजन करते समय बात की थी कि जब भी लिक्विडेशन होता है कंपनी का, जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है और कंपनी आपको कुछ पैसा देती है या आपको अपने कुछ एसेट्स देती है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो वाला पैसा, वो वाले एसेट्स आपके हाथ में डीम्ड डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद डी, अभी ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल वगैरह ये सब आप फाइनल में पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है 222E। यहां पर ये बात हो रही है कि अगर कोई एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या हो गया, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट्स ओनली एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को, जिसके पास उस कंपनी के 10% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स हैं, अगर कोई कंपनी अपने किसी 10% से ज्यादा होल्डिंग रखने वाले शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, इस लोन या एडवांस को इस शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड की तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। मान लो कंपनी डायरेक्टली इस शेयर होल्डर को नहीं देती, लेकिन किसी दूसरी कंसर्न को दे देती है, जिस कंसर्न में इस शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब ये शेयर होल्डर इस कंसर्न में 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रखता है। तो अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी एक ऐसी कंसर्न को कोई लोन या एडवांस दिया, तो अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो लोन या एडवांस इसी शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, अगर इस शेयर होल्डर को ना देकर, इस कंसर्न को पैसा ना देकर ये किसी दूसरे पर्सन को दे देती है, जिससे इसी शेयर होल्डर का बेनिफिट होता है, अगर किसी तीसरे बंदे को लोन या एडवांस दिया जिससे इसी शेयर होल्डर का बेनिफिट है, तो भी टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इस शेयर होल्डर के हाथ में उसको डीम्ड डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल कर दिया जाता है, ठीक है। डिविडेंड आपके हाथ में कौन से रेट से टैक्सेबल होता है? नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है। क्या डिविडेंड के अगेंस्ट कोई रिडक्शन अलाउ होता है? यस। अगर आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से लोन ले रहे हो, तो उस लोन पर जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाता है फ्रॉम द डिविडेंड इनकम, लेकिन यह मिलता है ओनली अप टू 20% ऑफ द ग्रॉस्ड अप वैल्यू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रॉस्ड अप वैल्यू? तो जब भी कोई कंपनी आपको डिविडेंड देती है, तो द कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। कंपनी को आपके डिविडेंड के ऊपर टीडीएस काटना होता है, राइट। तो टीडीएस काटने, वो उसकी कुछ कंडीशंस है, वो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। ये देखो यहां पर कंडीशंस देखेंगे। तो अगर कंपनी आपको टीडीएस काट के दे रही है,
ठीक है। अगर कंपनी आपको डिविडेंड टीडीएस काट के दे रही है, सपोज आपका 100 रुपए का डिविडेंड बनता है, कंपनी ने 10% टीडीएस काटा, आपको 90 रुपए मिले, तो आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा? 20% ऑफ 100 रुपए। ग्रॉस अप वैल्यू करोगे, ग्रॉस वैल्यू क्या हो गई? 100 रुपए। टीडीएस कटने के बाद नेट वैल्यू क्या हो गई? 90 रुपए। आपको रिडक्शन कितने का मिलेगा? 20% ऑफ 100 रुपीज का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आओ टीडीएस इंप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो कंपनीज अगर आपको डिविडेंड देती हैं तो कंपनीज को टीडीएस काटना होता है कब? अगर पेमेंट एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। दूसरी कंडीशन, ये डिविडेंड दिया जा रहा है इन एनी मोड अदर देन कैश इन एनी मोड अदर देन कैश। और तीसरी कंडीशन है एक मिनट, टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड होना चाहिए यहां पर। ठीक है, टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ठीक है, ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं तो कंपनी को टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्या? पेमेंट इज मेड टू एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर, कैश के अलावा पेमेंट किया गया है, और जो एग्रीगेट डिविडेंड है वो 5,000 या उससे कम है। ठीक है, अगर 5,000 या उससे कम है तो फिर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर एक बात मैं अगर बोलूं, अगर कंपनी एक शेयर होल्डर को 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड दे रही है तो उसको टीडीएस काटना होगा। 10% के रेट से टीडीएस कटता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, अगर हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स को भी टीडीएस तभी काटना होता है अगर वो अपने यूनिट होल्डर को 5,000 से ज्यादा का पैसा पे करता है तो। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई डिविडेंड को लेकर। अब आओ कुछ कैजुअल इनकम्स वगैरह को लेकर बातें करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक होता है सेक्शन 115 बीबी। ठीक है, एक होता है सेक्शन 115 बीबी जो कि बात करता है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग एटसेट्रा अदर देन विनिंग फ्रॉम एनी ऑनलाइन गेम। क्योंकि ऑनलाइन गेम्स को लेकर ये एक नया सेक्शन यहां पर आया हुआ है 115 बीबीजे। ठीक है, ऑनलाइन गेम्स, अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो और वहां पर आप कुछ जीतते हो, ऑनलाइन गेम्स का मतलब क्या हो गया? जैसे ड्रीम 11 वगैरह। ठीक है, तो ड्रीम 11 में आपने ऑनलाइन गेम खेला, वहां से आपकी अर्निंग्स हुई, तो उन अर्निंग्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा, और उन अर्निंग्स को भी कैजुअल इनकम में ही रखा गया है। उन अर्निंग्स को भी कैजुअल इनकम में ही रखा गया है क्योंकि वो भी एक तरह से बेसिकली इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसी कैटेगरी में आता है, तो वो विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स भी आपका इसी कैटेगरी में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अब टैक्स रेट्स क्या क्या है देखो। 115 बीबी में 30% ऑफ सच विनिंग्स, 30% ऑफ सच विनिंग्स, इसमें सरचार्ज भी ऐड होगा अगर एप्लीकेबल होगा, और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऑनलाइन गेम्स में अगर आप पैसा जीतते हो तो एग्जैक्टली सेम रेट से आपका टैक्सेबल होता है 30% ऑफ नेट विनिंग्स। अब सुनना मेरी बात, 30% ऑफ नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडेंस नोट इस पर भी दिया था कि नेट विनिंग्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेट विनिंग्स कैलकुलेट करने पर भी एक गाइडेंस नोट दिया था, लेकिन आईसीएआई ने उस गाइडेंस नोट को अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में नहीं रखा है। इसका मतलब ये वाला जो गाइडेंस नोट है वो आपको मेरी बुक में मिलेगा, लेकिन आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी जो डायरेक्ट टैक्स की बुक है उसमें आपको इससे रिलेटेड एक गाइडेंस नोट मिल जाएगा कि नेट विनिंग्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। वो पूरा मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, तो आप उसको इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि वो आपके May 24 के सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आईसीएआई ने उसको अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में नहीं डाला है तो नहीं आएगा। ठीक है, बस सिंपली है, आपको एग्जाम में ये दे दिया रहेगा कि नेट विनिंग्स इतनी है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, तो आपको पता रहेगा कि 30% ऑफ द नेट विनिंग्स आएगी, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, प्लस आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, आओ उसके बाद हमारे पास ये भी आते हैं अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह। तो इस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से आपका टैक्स लग जाता है। एक्चुअली मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं, मैक्सिमम मार्जिनल से भी ऊपर। मतलब क्या हो गया कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ कैश डिपॉजिट हुआ है, असेसिंग ऑफिसर आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये कैश कहां से आया, और आप बता ही नहीं पा रहे हो, आपको नहीं पता ये कैश कहां से आया, तो इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स। ठीक है, आपके पास कोई ज्वेलरी निकल कर आ गई, असेसिंग ऑफिसर पूछ रहा है ये ज्वेलरी तुम्ही ने खरीदी थी, तुम कह रहे हो हाँ खरीदी तो थी, असेसिंग ऑफिसर कह रहा है बिल कहां है, मतलब बिल तो नहीं है मेरे पास, तो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों पर हाईएस्ट रेट से टैक्स लगेगा, और बहुत ज्यादा रेट से टैक्स लगेगा। 60% लगेगा टैक्स, प्लस 25% और प्लस 4%, तो टोटल आपका इफेक्टिव रेट 78% आ जाता है। इन तीनों ही इनकम्स के अगेंस्ट आपको कोई डिडक्शन या कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी आप नहीं क्लेम कर सकते, और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट आप इसके अंदर नहीं क्लेम कर सकते हो। सेट ऑफ लॉसेस भी इसके अगेंस्ट परमिसिबल नहीं है। ठीक है, टीडीएस आपका यहां पर ये मैंने लिखा क्यों नहीं है,
ठीक है, टीडीएस यहां पर आपका कट जाता है, टीडीएस आपका इसी रेट से कटता है, इस पर तो टीडीएस नहीं कटता है, इस पर तो टीडीएस नहीं कटता है, इस पर आप लोग अभी लिख सकते हो, इस पर आप लोग टीडीएस आपका 30% के रेट से यहां पर भी टीडीएस कटता है और 30% के रेट से आपका यहां पर भी टीडीएस कट जाता है। ठीक है, 30% के रेट से यहां पर भी टीडीएस कटेगा, 30% के रेट से यहां पर भी टीडीएस कटेगा। तो 30% आपको यहां पर भी मिलेगा और 30% आपको टीडीएस यहां पर भी कटेगा। ठीक है, यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट भी है 10,000 की, मतलब एग्रीगेट अमाउंट, अगर एग्रीगेट विनिंग्स आपकी 10,000 से ऊपर है तभी आपका 30% का टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन ये जो ऑनलाइन गेमिंग वाला है यहां पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपकी नेट विनिंग्स होंगी उस पर 30% का टीडीएस आपका कटता हुआ चलेगा। ठीक है, मैंने इसको नोट्स में सही कर दिया है। आप लोग जब नोट्स डाउनलोड करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिलेगा, तो नोट्स में ये सब करेक्टेड मिलेगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। एफएमवी क्लोजली हेल्ड कंपनी वाली, इस पे भी मैंने, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है, मतलब फेस वैल्यू से ऊपर इशू करती है, और वो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एफएमवी से भी ज्यादा है, तो द इशू प्राइस माइनस द एफएमवी प्राइस, इशू प्राइस माइनस द एफएमवी इज इक्वल टू द इनकम अंडर सेक्शन 56 to 7B। ठीक है, आओ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर अगर फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 130 है, तो क्या प्रीमियम पर इशू हुआ है? हाँ। एफएमवी कितना है? 120, तो 130 माइनस 120, 130 माइनस 120 ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 130 माइनस 120 ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज है, इशू प्राइस 110 है, क्या प्रीमियम पर इशू हुआ है? हाँ, लेकिन एफएमवी से कम है, तो फिर कोई इनकम यहां पर टैक्सेबल नहीं होगी। अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज है, इशू प्राइस 98 रुपीज है, क्या प्रीमियम पर इशू हुआ है? नहीं, प्रीमियम पर इशू ही नहीं हुआ है, इवन दो दिस इज ग्रेटर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन ये 56 to 7B के स्कोप से ही बाहर है, क्योंकि ये शेयर प्रीमियम पर इशू नहीं हुआ है। ठीक है, हमें दो चीजें देखनी है, प्रीमियम पर इशू होना चाहिए, और दूसरी चीज वो जो प्रीमियम है, वो जो भी इशू प्राइस है, वो एफएमवी से भी ज्यादा होना चाहिए। यहां इशू प्राइस भले ही एफएमवी से ज्यादा है, लेकिन ये शेयर प्रीमियम पर इशू ही नहीं हुआ है। ठीक है, इधर फेस वैल्यू 100 रुपीज है, इशू प्राइस 110 रुपीज है, एफएमवी 90 रुपीज है, डेफिनेटली जो भी इसका डिफरेंस होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये जो 10,000 और ये 40,000 है, इसको इग्नोर कर दो आप लोग, ये वाली चीजें आपके नोट्स में आपको ये वाली चीज सही मिलेगी। ठीक है, आओ इधर देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन, एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। अगर कोई भी इंटरेस्ट होगा तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, और लेकिन इस पर फ्लैट 50% का आपको रिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 57। ठीक है, एडवांस मनी फोरफीटेड, ये भी आपका टैक्सेबल हो जाता है 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद। अगर आपने कोई भी एडवांस मनी लेकर फोरफीट कर लिया है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 to 9। ठीक है, अब आओ इसके बारे में बात करते हैं। सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन 56 to 10, जो कि हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक तरह से मेन सेक्शन है। ठीक है, तो अगर आपको मनी मिल रहा है 50,000 से ज्यादा, एग्रीगेट अमाउंट अगर आपको 50,000 से ज्यादा मिलेगा तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिल रही है, विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, और जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली उसकी एग्रीगेट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, तो पूरी की पूरी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। यहां एक चीज का ध्यान रखना, अगर सपोज आपको मूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 की मिलती है, तो 50 से ज्यादा हो गया, लेकिन सिर्फ 10 टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा का पूरा 60,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। सेम यहां पर भी मनी में भी था कि अगर आपको 50,000 से ज्यादा रुपया मिलता है, सपोज आपको 55,000 रुपीज मिल जाता है, कहीं से भी गिफ्ट में मिल जाता है, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी द एंटायर 55,000 रुपीज, नॉट जस्ट 5,000 रुपीज। ठीक है, ओके अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिलती है, तो जो भी आपको डिस्काउंट है, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ, मुझे डिस्काउंट पर मिल गई एक मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए थी, मेरे को वो 80 रुपए में मिल गई, तो मुझे 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो मुझे देखना है कि डिस्काउंट वाली जो वैल्यू है, क्या वो डिस्काउंट वाली वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है? अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्काउंट वाली वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो जितनी भी डिस्काउंट वाली वैल्यू है वो सारी मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का यहां पर मतलब है 9 आइटम्स, जेडीपी साउब, ज्वेलरी, ड्राइंग, एसएसजेडीपी साउब। ठीक है, एसएसजेडीपी साउब, जेडीपी साउब तो वो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स के एक्सेप्शंस थे कैपिटल गेन्स में। ठीक है, तो वो तो है ही, और यहां उसके अलावा 3 और चीजें जोड़ दी गई हैं, शेयर्स, सिक्योरिटीज और बुलियन।
राइट। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में 9 चीजें आती हैं। 6 चीजें वो कैपिटल गेन्स में जो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स के एक्सेप्शंस पड़े थे वो, प्लस 3 और चीजें शेयर्स, सिक्योरिटीज और बुलियन। तो ये हो जाता है SSJDP साउब, ठीक है। शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन, राइट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो, जब हमने मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी ना, तो मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने एग्रीगेट के बारे में बात की थी कि साल भर में अगर एग्रीगेट मनी आपको 50 से ज्यादा का मिल गया, साल भर में अगर एग्रीगेट डिस्काउंट मूवेबल प्रॉपर्टी पर आपको 50 से ज्यादा का मिल गया, एंड सो ऑन। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम पर प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिल गई, यानी फ्री में मिल गई, तो आप देखो क्या उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। अगर हां, तो उसकी पूरी की पूरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्काउंट पर मिलती है, तो फिर 2 कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, तभी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। कौन सी 2 कंडीशंस? पहली, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड द मनी दैट यू पेड इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज। बेसिकली डिस्काउंट 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी चीज, द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है। द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाइड है, तभी जितना भी आपको डिस्काउंट मिला है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द सेक्शन 56(2)(10), ठीक है। अब इधर देखो, जिस बंदे को गिफ्ट मिली उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, ठीक है। अगर उसने IFOS में टैक्स पे कर दिया, ठीक है, मान लो मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है और IFOS में टैक्सेबिलिटी की कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती हैं, मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन। तो मैंने तो इसमें सरकार को टैक्स पे कर दिया। अब अगर मैंने सरकार को टैक्स पे कर दिया, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, एंड डेट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी जिस दिन मुझे गिफ्ट मिली। डेट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा जिस दिन मुझे गिफ्ट मिली। मान लो मैं इसको पे नहीं करता हूं, मान लो मैंने पे नहीं किया। पे कैसे नहीं कर सकते, अभी हम लोग आगे इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे कि मान लो मेरे पापा ने मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। अब वो चाहे करोड़ों की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दें, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर मेरे हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव है। तो रिलेटिव से कितनी भी अमाउंट का गिफ्ट मिल जाए वो कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है। लेकिन उस केस में क्या होगा, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो पापा की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट किया जाएगा, जिस दिन पापा ने उसको खरीदा था वहां से, ठीक है। ये बात हो गई। अब 56(2)(10) कई सारे केसेस में नहीं लगता है। 56(2)(10) कई सारे केसेस में नहीं लगता। पहली चीज, अगर आपको रिलेटिव से कोई भी ये 3 चीजों में से मिलती है, 3 ही चीजें, मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर मान लो मुझे अपने रिलेटिव से मिलता है, तो फिर वो मेरे हाथ में कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है, IFOS में टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। अब मेरे लिए रिलेटिव कौन होगा, अगर ये हूं मैं, ठीक है, तो मेरे भाई बहन, उनके पति पत्नी, मेरे मम्मी पापा के भाई बहन, मतलब मेरे बुआ फूफा चाचा चाची ताऊ ताई मौसी मौसा मामा मामी, ठीक है, और उनके लीनियल असेंडेंट्स दादा दादी नाना नानी, ठीक है। मेरी वाइफ के भाई बहन और उनके पति पत्नी, मेरी वाइफ के मम्मी पापा। अब ध्यान देना, मेरी वाइफ के मम्मी पापा के भाई बहन नहीं है यहां पर, ठीक है। मेरे मम्मी पापा के भाई बहन हैं, लेकिन मेरी वाइफ के मम्मी पापा के भाई बहन मेरे रिलेटिव्स नहीं है। और मेरी वाइफ के लीनियल असेंडेंट्स एंड उनके स्पाउस, मतलब मेरी वाइफ के दादा दादी नाना नानी। और कल को अगर हमारा कोई चुन्नू मुन्नू हो जाता है तो वो भी हमारा रिलेटिव हो जाएगा। और अगर उसकी शादी वादी हो जाती है तो उसके साथ जो भी वो बाहर का बंदा लेके आता है या बंदी लेके आता है, तो वो भी हमारा रिलेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर मैरिज के ओकेजन पर मिलता है तो कितना भी अमाउंट का गिफ्ट मिल जाए वो कंप्लीटली IFOS के स्कोप से बाहर हो जाता है। अगर किसी विल के थ्रू मिलता है या इनहेरिटेंस के थ्रू मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर डेथ की कॉन्टेम्पलेशन में मिलता है, मतलब कोई इंसान ऐसा लग रहा है कि वो मरने वाला है और मरते मरते उसने बोल दिया, आखिरी सांस गिनते गिनते उसने बोल दिया कि भाई मेरी ये वाली प्रॉपर्टी इसको दे दो, तो जिस बंदे को वो प्रॉपर्टी मिलेगी उसके हाथ में वो टैक्स फ्री हो जाएगी। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, any fund, foundation, university, educational institution, trust institution registered under section 12A, ये charitable trust वगैरह वाली चीजें हो जाती हैं। उसके बाद
कोई भी और यूनिवर्सिटी अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 जो हम लोगों ने लास्ट वाले रिवीजन सेशन में पढ़ा था कि इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो अगर उससे मुझे कुछ मिला है तो भी वो मेरे हाथ में आईएफओएस के स्कोप से बाहर चला जाता है। फिर अगर मुझे किसी ट्रस्ट की वजह से कुछ मिलता है, जो ट्रस्ट सोली मेरे ही बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो वो भी बाहर हो जाता है। कोविड-19, अगर कोविड-19 में जितना भी खर्चा मैंने किया उस खर्चे की भरपाई किसी ने भी कर दी, ठीक है, उस खर्चे की भरपाई किसी ने भी कर दी, मैं या मेरी फैमिली में कोई भी बीमार था कोविड की वजह से, और जितना भी खर्चा हुआ उस खर्चे को किसी ने कॉम्पनसेट कर दिया, तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाएगा। मान लो किसी एक इंसान की कोविड-19 में डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी एक आदमी की कोविड-19 में डेथ हो जाती है, तो उसको अब उसके एम्प्लॉयर से अगर पैसा मिलता है तो वो उसके हाथ में कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है, कितना भी पैसा मिल जाए कंप्लीटली टैक्स फ्री है। और एम्प्लॉयर के अलावा अगर किसी और से मिलता है तो 10 लाख तक जितना भी पैसा मिलेगा वो आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है। कुछ और भी अगर कुछ लोग हैं जो सरकार प्रिस्क्राइब कर देती है तो उनसे भी अगर आपको पैसा मिलेगा तो वो कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई सारी की सारी गिफ्ट वाली बात। अब आ जाओ इस पर आते हैं। Sum received including the amount allocated by way of bonus under a life insurance policy other than a ULIP and Keyman insurance policy which is not exempt under section 1010D। एक ऐसा पैसा जो कि 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी पर मिलने वाला ऐसा पैसा जो कि 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, ठीक है। आओ देखो इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले पॉलिसी ली है, ठीक है, अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले पॉलिसी ली है तो इसमें यहां पर क्या क्या चीजें थी। अगर आपने 1 अप्रैल 2012 से पहले पॉलिसी ली हुई होगी तो आपको क्या देखना होगा कि भाई 20% ऑफ द सम अश्योर्ड से ज्यादा प्रीमियम तो नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले आपने लिए यानी 31 मार्च 2012 तक अगर आपने कोई भी पॉलिसी ली हुई है तो हमें यह देखना होता है कि भैया जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो क्या वो सम अश्योर्ड के 20% से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा नहीं है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा 1010D में एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। अगर 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 तक हम देखें तो फिर ये वाली जो 20% वाला अमाउंट है, मतलब 1 अप्रैल 2012 के बाद ये वाला जो 20% का प्रीमियम वाला अमाउंट है इसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया था। लेकिन 1 अप्रैल 2013 से जो 80U में डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए ये प्रीमियम अश्योर्ड की वैल्यू 10% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। मतलब अगर प्रीमियम पेड 15% भी है सम अश्योर्ड का तो भी आपको 1010D का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगर मैं एक लाइन में बोलूं इसको, अगर आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद आपने पॉलिसी ली है तो प्रीमियम जितना भी आप एनुअल प्रीमियम दे रहे हो वो 10% या उससे कम होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द सम अश्योर्ड। अगर 10% या उससे कम है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा 1010D में एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपने पॉलिसी 31 मार्च 2012 तक कभी भी ली है तो फिर आपका जो प्रीमियम है दैट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। अगर वो एक्सीड नहीं कर रहा है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा 1010D में एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, डज द प्रीमियम एक्सीड 10%, 15% या 20%? यस, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नो, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D। अब सुनो अमेंडमेंट जो आया है। अगर पॉलिसी आपने ली है 1 अप्रैल 2023 के बाद, अगर आपने पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2023 के बाद, तो एक कंडीशन यहां पर और जोड़ दी गई है कि जो भी आपका एनुअल प्रीमियम है वो 5 लाख रुपीस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपीस से ज्यादा हो जाता है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आप चिल्लाते रहो कि अरे मेरा एनुअल प्रीमियम तो 10% ऑफ द सम अश्योर्ड से कम था, इट डजंट मैटर, ठीक है। तभी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि अगर आपका सम अश्योर्ड 60 लाख रुपीस है तो उसका 10% कितना आता है, 6 लाख रुपीस उसका 10% आता है। नाउ अगर आपका एनुअल प्रीमियम 5,50,000 रुपीस है तो इवन दो दिस इज लेस देन 10%, फिर भी इस पॉलिसी से मिलने वाला पैसा, मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होगा और ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ द प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीस इन एनी प्रीवियस ईयर, ठीक है, तब तो आप इधर ही आ जाओ, तब आप देख लो कि अच्छा प्रीमियम पेड 10%, 15% या 20% से ज्यादा तो नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन इफ द प्रीमियम और एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम एक्सीड 5 लाख रुपीस इन एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, अगर 5 लाख रुपए एक्सीड करता है तो
क्या आपके पास सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी या मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी? अगर आपके पास सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी तो सच एलआईपी विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम कितना आएगा? मैच्योरिटी प्रोसीड्स माइनस एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। अब इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? इसका एग्जांपल दूंगा, बाकी हम लोग गाइडेंस नोट को तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्या हुआ कि मान लो मैंने 10 साल की पॉलिसी ली, मैंने 10 साल की पॉलिसी ली, सम अश्योर्ड कितना था? सम अश्योर्ड था लेट्स से 60 लाख रुपीस। मेरा प्रीमियम कितना था? मेरा प्रीमियम था लेट्स से 5,50,000 रुपीस, ठीक है? 5,50,000 रुपीस। अब ये 10 साल तक मैं 5,50,000 रुपीस पे कर रहा हूं, तो मैंने 10 साल में कितना पे किया? 55 लाख रुपीस, ठीक है? 5,50,000 रुपीस इंटू 10, ये मैंने 10 साल में पे किया 55 लाख रुपीस, ठीक है? 10 साल बाद जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो मुझे पैसा मिलता है लेट्स से 70 लाख रुपीस, लेट्स से 70 लाख रुपीस। अब मुझे एक बात बताओ, 60 लाख रुपीस की का सम अश्योर्ड था, इवन दो माई प्रीमियम वॉज लेस देन 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, बट सिंस इट वॉज ग्रेटर देन 5 लाख रुपीस, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला सम क्या मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? हाँ। कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा? 70 लाख माइनस 55 लाख, 70 लाख माइनस 55 लाख, 15 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, ठीक है? तो मैच्योरिटी के टाइम पर जितना भी मिला वो माइनस जितना भी मैंने अभी तक प्रीमियम पे किया वो, तो 70 लाख माइनस 55 लाख, 15 लाख रुपीस मेरा टैक्सेबल होगा, ठीक है? अगर मेरे पास मल्टीपल पॉलिसीज है, अगर मान लो मेरे पास मल्टीपल पॉलिसीज है, तो एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससीज whose aggregate premium payable does not exceed 5 lakh rupees and where the premium does not exceed 10% of the sum assured, ठीक है? तो आपके पास हो सकता है मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो। अगेन इससे रिलेटेड एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे, मैं आपको बस अभी ऊपर से पढ़ के बता रहा हूं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोग सारे के सारे देखेंगे, ठीक है? तो अगर आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज है, हो सकता है कुछ पॉलिसीज में आपका जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो 5 लाख से कम हो सकता है कुछ पॉलिसीज में प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो, लेकिन एग्रीगेट तो 5 लाख से ज्यादा हो गया ना। मान लो आपने मल्टीपल पॉलिसीज ले ली, सारी की सारी पॉलिसीज का जो प्रीमियम है वो 5 लाख से कम है, लेकिन टोटल तो 5 लाख से ज्यादा हो गया ना। तो फिर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी वाली पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड्स का एग्जेम्पशन लेना है, ठीक है? मैं ये वाली लाइन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने सपोज 4 पॉलिसीज ली, ठीक है? आपने 4 पॉलिसीज ली, चारों का जो प्रीमियम है वो 5-5 लाख से कम है, लेकिन चारों का मिलाकर 5 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो टैक्सेबिलिटी तो आ गई। तो यहां पर बोला जाएगा कि आप ये देख लो कि कौन कौन सी वाली का आपको एग्जेम्पशन लेना है, आपको किस किस का एग्जेम्पशन लेना है। इसका अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। रिमेनिंग एलआईपीज वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है? आओ, तो इससे रिलेटेड गाइडेंस नोट है, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। 2 पॉइंट्स और रह गए हैं इसमें, उसको कंप्लीट करते हैं। एक तो डिडक्शंस अलाउएबल, सेक्शन 57। सेक्शन 57 कहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन से डिडक्शंस अलाउएबल है। डिविडेंड इनकम के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है? 20% ऑफ ग्रॉस्ड अप इनकम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में जितना भी आपने एनी रीजनेबल सम बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन टू द बैंक और बाय एनी पर्सन, ये हो गया। Recovery from employees as contribution to any provident fund, superannuation fund, etc. तो amount of contribution remitted before the due date under the respective acts, ये भी आपको इसका मिल जाता है। Income from letting on hire of machinery, plant and machinery with or without building. फैमिली पेंशन अगर आपको मिलती है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होता है, कितना डिडक्शन अलाउड होता है? 33.1/3% ऑफ सच इनकम, या फिर 15,000 रुपीज विच एवर इज लेस, और इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन में 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम, ठीक है? कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड नहीं है इनको आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो, इसमें कोई मेरे पढ़ाने का कुछ नहीं है, ठीक है? आओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। ये है इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया हुआ स्टैट्यूटरी अपडेट, ठीक है? हमने सैलरीज में जो जो चेंजेस थे उनका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। पीजीबीपी में एज सच कोई खास डिस्कशंस नहीं थे, ठीक है? सैलरीज में आप लोगों को याद होगा ना, काफी बवाल था नोटिफिकेशन 65/2023 का, तो मैंने आप लोगों को सैलरीज के रिवीजन वाले सेशन में भी बताया था, मैंने एग्जांपल लेकर भी बताया था कि इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी उसमें गलती भी हो गई थी, वो डेट मेंशन होने से रह गई थी, फिर मैंने मेल किया था, फिर उसने करेक्ट भी कर दिया था, वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया था। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में, ठीक है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में, ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग यहां पर अभी बात करने जा रहे हैं। ठीक है? आओ सर,
ये है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, कायदे से पूरा एकदम डिटेल में इसका डिस्कशन चलेगा, ठीक। तो द डिस्कशन मे टेक सम टाइम, बट आफ्टर द डिस्कशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियरली। आओ देखते हैं। सेक्शन 1010D provides for exemption of the sum received under a life insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy, subject to the condition that the annual premium does not exceed 10% of the actual capital sum assured. This is something that we all know. ठीक है? With effect from assessment year 24-25, यानी previous year 23-24, section 1010D amended by Finance Act 2023 to provide that. क्या प्रोवाइड हुआ है? देखो, in case when an assessee has a single life insurance policy issued on or after 1st April 2023, exemption under section 1010D would not be available with respect to any life insurance policy issued on or after 1st April 2023 if the amount of premium payable exceeds 5 lakh rupees for any of the previous years during the term of such life insurance policy. ठीक है, तो आपको 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर प्रीमियम कभी भी 5 लाख से एक्सीड हो जाता है तो। In case where an assessee has multiple life insurance policy other than ULIPs issued on or after 1st April 2023, तो देखो, in a case where premium is payable by the person for more than one life insurance policies issued on or after 1st April 23 and the aggregate of premium payable on such life insurance policies exceed 5 lakh rupees for any of the previous years during the term of any LIPs, exemption under section 1010D would be available in respect of any of those LIPs at the option of the assessee whose aggregate premium payable does not exceed 5 lakh rupees for any of the previous years during their term. However, to get the exemption, the condition of annual premium not exceeding 10% of the total actual capital sum assured also needs to be satisfied. ये तो आपकी कंडीशन है ही, इसमें कोई रियायत नहीं मिली है कि हाँ ठीक है 5 लाख से ऊपर है तो सॉरी 5 लाख से कम है तो इवन इफ 10% से ऊपर है तब भी आपको इसका 1010D का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नो, ठीक है, इट्स सिंपली कि 1010D का एग्जेम्पशन अगर आपको लेना है तो जो 10% के जो आपका प्रीमियम है वो एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड के 10% से एक्सीड तो नहीं ही हो सकता और 5 लाख से भी एक्सीड नहीं हो सकता। तो दिस एन एडिशनल कंडीशन, नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन। Exemption in case of death. In case any sum is received on the death of a person, exemption under section 1010D would be available irrespective of the annual premium payable by the LIP. Death के केस में completely exempt. ठीक है? Guidelines issued by CBDT. अब देखो, in case any difficulty arises in giving effect to the provisions of this clause, the CBDT may issue guidelines for the purpose of removing the difficulty with the previous approval of the central government. ठीक है? Accordingly, the CBDT has, with the approval of the central government, vide the circular issued the following guidelines in respect of LIPs other than ULIPs. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना और वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। The point is कि जिस भी अटेम्प्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई गाइडेंस नोट इशू करती है और ICAI उस गाइडेंस नोट को अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में लेकर आता है तो इस गाइडेंस नोट से डायरेक्टली क्वेश्चंस उठकर आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। मई 2023 के अटेम्प्ट से पहले भी एक गाइडेंस नोट इशू हुआ था, ठीक है, उसमें TDS से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन एज इट इज उठकर आपके एग्जाम में आ गया था, मई 23 वाले एग्जाम में आ गया था। ठीक है, तो इसीलिए अब इस गाइडेंस नोट को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इससे डायरेक्टली उठकर आएंगे और 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का आपको इस वाले गाइडेंस नोट से मिलने वाला है। ठीक है, आओ देखो, पहली सिचुएशन, अलग अलग केसेस में बातें की हुई है। नो सम ऑफ एनी नेचर इंक्लूडिंग बोनस is received by assessee on any LIP which are issued on or after 1st April 2023। अब देखो यहां पर ये लोग क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद आपने ली है, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम एलिजिबल LIP बोलेंगे। ठीक है, हम बस उसका नामकरण कर रहे हैं। ठीक है, हम बस उसका नामकरण कर रहे हैं कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद ली है, मतलब ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 ली है, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम नाम देंगे एलिजिबल LIP। ठीक है, अग्रीड है। और उससे मिलने वाले किसी भी तरह के पैसे को, उससे मिलने वाले किसी भी तरह के पैसे को हम नाम देंगे कंसिडरेशन। उससे मिलने वाले किसी भी तरह के पैसे को हम नाम देंगे कंसिडरेशन। ठीक है,
अब यहां पर बोला गया है कि मैच्योरिटी से पहले, हम यहां पर क्या बात करें सिचुएशन वन में, सिचुएशन वन में बात करें कि सपोज मैंने प्रीवियस ईयर 23-24 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सपोज प्रीवियस ईयर 23-24 में आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी आज से 10 साल बाद। 10 साल बाद यानी प्रीवियस ईयर 33-34, ठीक है, प्रीवियस ईयर 33-34। यहां यह बोला जा रहा है कि 33-34 से पहले इस 10 साल के स्पैन में आपको इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से कुछ पैसा नहीं मिला है, कोई बोनस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सीधा मैच्योरिटी हुई 33-34 में, वहीं से आपको पैसा मिला, ठीक है। इस सिचुएशन को लेकर हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं। आओ देखो, फिर से देखो, नो सम नो सम ऑफ एनी नेचर इंक्लूडिंग बोनस such sum received इसके बाद से consideration बोलेंगे is received by the assessee on any LIPs which are issued on or after 1st April 2023. Such LIPs hereinafter referred as eligible LIPs during any previous year preceding the current previous year, being the previous year in which consideration was received and its taxability being examined or consideration has been received on such eligible LIPs in an earlier previous year but has not been claimed exempt. In such a situation, exemption under section 1010D would be determined as under. क्या? If the amount of premium payable on such eligible LIPs does not exceed 5 lakh rupees for any of the previous years during the term of such eligible LIP and the annual premium does not exceed 10%, ठीक है, ना तो 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम दिया और ना तो प्रीमियम जो है वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा हुआ, तब तो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन if the amount of premium payable on such LIP is greater than 5 lakh rupees for any of the previous years, तो फिर आपका ये जो मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत बातें होंगी इस बारे में, आपको ये थ्योरी पूरी याद हो चुकी होगी, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे LIP ए के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए के बारे में। इसको इश्यू किया गया 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013, ठीक है, 1 अप्रैल 2013, यानी प्रीमियम पेबल 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आओ देखो, एनुअल प्रीमियम कितना हुआ 6 लाख रुपए, सम अश्योर्ड कितना हो गया 60 लाख रुपए। क्या 60 लाख रुपीस का 10% कितना होता है? 60 लाख रुपीस का 10% होता है 6 लाख रुपीस। क्या एनुअल प्रीमियम 6 लाख रुपीस से ज्यादा जा रहा है? नहीं। मैच्योरिटी पर कितना मिला? मैच्योरिटी पर मिला 70 लाख रुपीस। क्या पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा? यस, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अरे सर लेकिन प्रीमियम तो 5 लाख से ज्यादा हो गया। हाँ, लेकिन ये पॉलिसी कब इशू हुई थी? ये पॉलिसी इशू हुई थी 1 अप्रैल 2013 को, ठीक है। ये जो एलिजिबल LIP है वो क्या है? वो तब है जब पॉलिसी इशू हुई हो 1 अप्रैल 2023 के बाद, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2013 की पॉलिसी है, तो यहां पर वो 5 लाख से ऊपर प्रीमियम वाली कंडीशन नहीं जाएगी। यहां पर कंडीशन वही रहेगी कि सम अश्योर्ड के 10% से ऊपर प्रीमियम नहीं होना चाहिए। सम अश्योर्ड कितना? 60 लाख, 10% कितना? 6 लाख, प्रीमियम कितना? 6 लाख, 10% को क्रॉस तो नहीं किया? नहीं, तो मैच्योरिटी पर जितना भी पैसा मिलेगा वो 1010D में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, वो 1010D में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आओ इधर देखो, डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023। अब ये हो गई एलिजिबल LIP, ठीक है। नाउ दिस इज एन एलिजिबल LIP। एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपीस, ठीक, सम अश्योर्ड 50 लाख रुपीस। अब मुझे एक बात बताओ, मैच्योरिटी पर 2033 में पैसा मिला 52 लाख रुपीस, 2033, आज से 10 साल बाद, ठीक है। तो 2033 में मैच्योरिटी पर पैसा मिला 52 लाख रुपीस। अब आप मुझे बताओ, क्या प्रीमियम 10% से ऊपर है? नहीं। सम अश्योर्ड 50 लाख का है, प्रीमियम 10% है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या ये जो प्रीमियम है वो 5 लाख से ऊपर है? नहीं, एग्जैक्टली 5 लाख रुपए। तो प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो 10% से ऊपर भी नहीं जा रहा है और जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो 5 लाख से भी ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो आपको 1010D का एग्जेम्पशन बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है, आपको बहुत आराम से 1010D का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। आओ एग्जांपल 3 पर आते हैं। डेट ऑफ इशू क्या है? 1 अप्रैल 2023, ठीक है। क्या ये एलिजिबल LIP है? हाँ, ये एलिजिबल LIP है। एनुअल प्रीमियम कितना हुआ? 6 लाख रुपीस का हो गया। सम अश्योर्ड कितना हो गया? 60 लाख रुपीस का हो गया। क्या एनुअल प्रीमियम 10% ऑफ द सम अश्योर्ड से ज्यादा है? नहीं। लेकिन क्या एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपीस से ज्यादा है? हां। और क्योंकि एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो इसीलिए अब इसकी मैच्योरिटी पर जब 2033 में 70 लाख रुपीस मिलेगा, तो क्या यह एग्जेम्प्ट होगा? नहीं, यह आपका टैक्सेबल हो जाएगा,
ठीक है, द कंसिडरेशन रिसीव्ड वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के 1 अप्रैल 2023 को पॉलिसी इशू हुई, even though the annual premium does not exceed 10%, but since the annual premium exceeds 5 lakh rupees, the sum received on maturity will not be exempt। ठीक है, आओ देखो, इधर देखो, where the assessee has received consideration during the current previous year under more than one LIP। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं तो क्या होगा। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझते हैं सीधा। ठीक है, अब आपके पास दो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ए और बी। ठीक है, दोनों आपने 1 अप्रैल 2023 को इशू की थी, दोनों 1 अप्रैल 2023 को इशू की थी। ठीक है, क्या दोनों ही एलिजिबल LIPs हैं? बिल्कुल। एनुअल प्रीमियम इसका 3 लाख रुपए का है, इसका 2 लाख रुपए का है। क्या एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 5 लाख क्रॉस कर रहा है? नहीं, एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 5 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है। सम अश्योर्ड इसका 30 लाख है, इसका 20 लाख है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए को देखो तो क्या इसका एनुअल प्रीमियम इसके सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा है? नहीं, तो मेच्योरिटी पर जितना पैसा मिलेगा पूरा एग्जेम्प्ट होगा। हाँ, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ए को अगर हम लोग देखते हैं, सम अश्योर्ड इज 30 लाख रुपीज, annual premium does not exceed 10% of 30 lakh rupees, so whatever amount will be received at maturity will be completely exempt under section 1010D। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को 20 लाख रुपए की पॉलिसी आपने ली, सम एश्योर्ड इज 20 लाख रुपए और एनुअल प्रीमियम आप दे रहे हो 2 लाख रुपए का। क्या ये 10% क्रॉस कर रहा है? नहीं। क्या 5 लाख क्रॉस कर रहा है? नहीं। तो जितना भी पैसा मेच्योरिटी पर मिलेगा कंप्लीटली आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो in this case, the aggregate of annual premium payable for LIP A and LIPB does not exceed 5 lakh rupees during the term of these policies. Further, annual premium payable in respect of LIP A and LIPB does not exceed 10% of the actual capital sum assured. Therefore, the consideration received for LIP A and LIPB would be exempt under section 1010D। ठीक है, एग्जाम्पल 5 पर आओ, एग्जाम्पल 5 पर आओ। देखो, दोनों LIPs 1 अप्रैल 2023 को इशू की गई। ठीक है, इसका सम अश्योर्ड 45 लाख, इसका 55 लाख। इसका प्रीमियम कितना? 4,50,000 रुपीज। क्या ये 10% से एक्सीड कर रहा है? नहीं। क्या ये 5 लाख से एक्सीड कर रहा है? नहीं। क्या इसकी मेच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होगा? हाँ। ठीक है, इधर देखो, इसका एनुअल प्रीमियम 5,50,000 रुपीज। क्या ये 10% से एक्सीड कर रहा है? हाँ, नहीं, सॉरी, नहीं कर रहा है। ठीक है, 55 लाख रुपए का है ये। क्या ये 10% से एक्सीड कर रहा है? नहीं। लेकिन क्या ये 5 लाख से एक्सीड कर रहा है? हाँ, तो इसकी मेच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट? नहीं, एग्जेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आप देखो, टोटल आपका 5 लाख से ऊपर है, लेकिन आपकी ऑप्शन पर ऑप्शन ए, LIP A, मतलब आपकी ऑप्शन क्या है यहां पर? तो LIP A का ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, LIP B का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। In this case, aggregate of the annual premium payable for LIP A, LIP B exceeds 5 lakh rupees. However, the consideration received under LIP A would be exempt since its annual premium payable does not exceed 5 lakh rupees for the previous year. ठीक है, consequently and also does not exceed 10% of the actual capital sum assured. Consequently, consideration received under section under LIP B alone would not be exempt. ठीक है, तो LIP B से जो consideration मिलेगी वो taxable हो जाएगी। आओ इधर देखो, एग्जाम्पल 6। लेट्स सी, आई होप समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 3 LIPs के बारे में यहां पर बात होगी। डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23। ठीक है, सम अश्योर्ड 10 लाख, 35 लाख, 60 लाख। एनुअल प्रीमियम LIP A का 1 लाख रुपए। क्या 10% क्रॉस हुआ? नहीं। क्या 5 लाख क्रॉस हुआ? नहीं। मेच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट होगा? हाँ। 35 लाख रुपीस का सम अश्योर्ड है, एनुअल प्रीमियम 3,50,000 रुपीज। क्या 10% क्रॉस हुआ? नहीं। क्या 5 लाख क्रॉस हुआ? नहीं। मेच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट। 60 लाख रुपए इसका सम अश्योर्ड है और एनुअल प्रीमियम है 6 लाख रुपीज। क्या 10% क्रॉस हुआ? नहीं। क्या 5 लाख क्रॉस हुआ? हाँ। मेच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा टैक्सेबल। ठीक है, मेच्योरिटी पर मिलने वाला टैक्सेबल। तो सी से जो पैसा मिलेगा दैट वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। ठीक है, ए और बी से जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D। आई होप सिंपल लग रहा होगा सबको अभी। ठीक है, आओ इधर देखते हैं। 4 LIPs के बारे में बात हो रही है यहां पर। ठीक है, डेट ऑफ इशू है 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 22। तो 1 अप्रैल 22 को जब इशू किया है तो इज दिस एन एलिजिबल LIP? नो, दिस इज नॉट एन एलिजिबल LIP। ये 1 अप्रैल 23, 23, 23, these 3 are eligible LIPs।
ठीक, सम अश्योर्ड 55 लाख, एक्स के बारे में बात करते हैं, सम अश्योर्ड 55 लाख। यहां पर एनुअल प्रीमियम आपने दिया 5,50,000 रुपीज। क्या 10% क्रॉस कर रहा है? नहीं। क्या 5 लाख क्रॉस कर रहा है? हाँ। लेकिन क्या 5 लाख क्रॉस करने वाली लिमिट को हम लोगों का यहां पर देखना है? नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट एन एलिजिबल एलआईपी। ये 1 अप्रैल 23 से पहले इशू हुई है। ठीक है, तो यहां पर 1 अप्रैल 23 से पहले इशू होने वाली पॉलिसीज में हम सिर्फ इतना देखते हैं कि जो एनुअल प्रीमियम है वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस वाले केस में ज्यादा नहीं है, तो एक्स के मैच्योरिटी पर जितना भी पैसा मिलेगा कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर एलआईपी एक्स वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। ठीक, ए के बारे में बात करते हैं। 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए। क्या 10% क्रॉस हुआ? नहीं। क्या 5 लाख क्रॉस हुआ? नहीं। तो मैच्योरिटी पर जितना पैसा मिलेगा कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। ठीक है, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, राइट। ओके, उसके बाद आप इधर देखो, बी को देखो, 35 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 35 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए। ठीक है, अब ये 3.5 लाख रुपए क्या 10% क्रॉस कर रहा है? नहीं। क्या 5 लाख क्रॉस कर रहा है? नहीं। ठीक है, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सी को देखो, 60 लाख रुपए और 6 लाख रुपए, क्या 10% क्रॉस कर रहा है? नहीं। क्या 5 लाख क्रॉस कर रहा है? हाँ। मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक, तो कॉन्सिक्वेंटली कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर एलआईपी सी अलोन वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको उस एक्सप्लेनेशन को वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को वैसे ही लिखना होगा जैसे यहां पर दिया हुआ है। चलो, सिचुएशन 2 जो है वो ऐसी है कि आपके पास एक से ज्यादा एलिजिबल एलआईपीज थी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। आपके पास एक से ज्यादा एलिजिबल एलआईपीज थी, राइट, और उन सभी एलिजिबल एलआईपीज का जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा जा रहा था। मिलाकर सबका 5 लाख रुपए से ज्यादा जा रहा था। हो सकता है इंडिविजुअली किसी का 5 लाख से ज्यादा ना जा रहा हो, राइट। और किसी एक साल आपको किसी एक पॉलिसी से मैच्योरिटी में पैसा मिला और आपने उसका 1010D में एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। ठीक है, आपने इसका 1010D में एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। अब मैं ये ऐसे बता रहा हूं ना तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो एक बार मैं इसको पढ़ता हूं, ठीक है, पढ़वाता हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल समझाता हूं। देखो, कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द एसएससी अंडर एनी वन और मोर एलिजिबल एलआईपीज। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 23 के बाद इशू हुई हुई एलआईपीज को एलिजिबल एलआईपीज बोल रहे हैं। ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर से पहले किसी एक प्रीवियस ईयर में उससे कुछ पैसा मिल चुका था, एंड इट हैज बीन क्लेम्ड टू बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। और किसी दूसरी पॉलिसी से जो भी पैसा मिला था, सपोज मेरे पास 2 पॉलिसीज हैं, ठीक है, दोनों एलिजिबल एलआईपीज हैं, राइट। अब प्रीवियस ईयर पहले, मतलब अभी मान लो 33-34 के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट 23-24, 33-34 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो 32-33 में कोई एक पॉलिसी मैच्योर हो गई थी, उससे मिला हुआ पैसा मैंने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया था। ठीक है, तो अब 33-34 में जो दूसरी पॉलिसी मिलेगी उसका क्या होगा? ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इन दोनों का आपस में कनेक्शन ही क्या हुआ। अभी देखेंगे, अभी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। सच एलिजिबल LIPs आर रेफर टू एज अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल LIPs, यानी ट्रिपल LIPs। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्या? एलिजिबल LIPs वो सारी LIPs जो 1 अप्रैल 23 के बाद इशू हुई हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी एलिजिबल LIPs हैं जो कि 1 अप्रैल 23 के बाद इशू हुई हैं और उनमें हम पहले कभी एग्जेम्पशन ले चुके हैं, तो उसको अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल LIPs बोलेंगे, ट्रिपल LIPs। ठीक है, आओ अब देखो where the SSC has received consideration during the current previous year under one eligible LIP only। ठीक है, अगर सिर्फ एक, इसको छोड़ो, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद ये सारी चीजें आप दोबारा पढ़ लोगे। जितना हम लोग अभी इसको 1 और 2 को पढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा हम कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो लेट्स लुक एट एग्जाम्पल्स। 3 एग्जाम्पल्स हैं, बहुत तगड़े एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। आओ देखो, वी हैव X A B C, 4 एलिजिबल LIPs हैं। ठीक है, 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 24, 24, 24। ठीक है, अब आप इधर देखो, 45 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 60 लाख। ठीक है, इसका प्रीमियम 4,50,000, इसका 1 लाख, इसका 150 और इसका 6 लाख। हम देख सकते हैं कि चारों में से किसी भी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो उसके सम अश्योर्ड के 10% से ऊपर तो नहीं ही है।
एक पंगा यहां पर तो क्लियर हुआ, 4 LIPs हैं, चारों में से किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो एनुअल प्रीमियम है वो उसके सम अश्योर्ड के 10% से ऊपर तो नहीं है। ठीक, अब आओ देखो, 1 नवंबर 2033 को पॉलिसी मैच्योर हुई X, और इससे हमें पैसा मिला कितना, 50 लाख रुपए इससे हमें पैसा मिला। अब आप इधर देखो, क्या ये 50 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 1010D? बहुत ध्यान से सुनना। 45 लाख रुपीस का सम एश्योर्ड था, 4,50,000 रुपीस का आपने प्रीमियम दिया था। क्या प्रीमियम 10% क्रॉस कर रहा था? नहीं। क्या प्रीमियम 5 लाख क्रॉस कर रहा था? नहीं। तो क्या 1010D का एग्जेम्पशन मिलेगा? यस, 1010D का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 1010D का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक, अब 1 नवंबर 2034 को ये क्या हो गया, ये 33 को मिल गया, यानी प्रीवियस ईयर 33-34, दिस हैपेंड इन प्रीवियस ईयर 33-34। ठीक है, नाउ वी आर इन प्रीवियस ईयर 34-35, नाउ वी आर इन प्रीवियस ईयर 34-35। प्रीवियस ईयर 34-35 में पॉलिसी ए से मुझे 12 लाख रुपए मिले, पॉलिसी ए से मुझे 12 लाख रुपए मिले। अब आप में से कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी, ठीक है, 1 लाख रुपए का प्रीमियम था, इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं। इंडिविजुअली कंसिडर करेंगे, क्या पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख रुपीस को क्रॉस किया है? नहीं किया है। क्या पॉलिसी का प्रीमियम 10% ऑफ द सम एश्योर्ड को क्रॉस किया है? नहीं किया है। तो पॉलिसी ए से मिलने वाला ये जो 12 लाख रुपए ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। बट माई पॉइंट इज लेट्स थिंक अबाउट एक बार प्रीवियस ईयर 30-31, एक बार प्रीवियस ईयर 30-31 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बार हम प्रीवियस ईयर 30-31 के बारे में बात करते हैं। क्या प्रीवियस ईयर 30-31 में एक्स का 4,50,000 रुपीज पे किया गया होगा? हां, ठीक है, क्योंकि ये 23 को ले ली गई थी और 33 को मैच्योर हुई है, तो 30-31 में तो ये थी। 30-31 में क्या इसका 4,50,000 रुपीज पे किया गया होगा? हां। क्या ए का 1 लाख रुपए पे किया गया होगा? क्या ए का 1 लाख रुपए पे किया होगा? हां। ये 24-25 में इशू कर ली गई थी और ये 34-35 में मैच्योर हो रही है, तो 30-31 में तो ये थी ना। ठीक है, तो 30-31 में इसका भी 1 लाख रुपया पे किया गया होगा, इसका 1 लाख रुपया पे किया गया होगा। ठीक है, मजे की बात देखो, 30-31 में जो आपने एग्रीगेट प्रीमियम पे किया एक्स और ए का मिलाकर, वो 5 लाख क्रॉस कर गया। ठीक है, 30-31 में, प्रीवियस ईयर 30-31 में जो आपने एग्रीगेट प्रीमियम पे किया एक्स और ए का मिलाकर, वो 5 लाख क्रॉस कर गया, राइट? वो आपका 5 लाख रुपीस क्रॉस कर गया है। And the same happened in previous year 24-25, 25-26, 26-27, 28-29, 29-30, 30-31, 32-33. ठीक है, 30, इवन इन 33-34 में भी आपने थोड़ा बहुत प्रीमियम पे किया होगा। ठीक है, तो जिन सालों में एक्स और ए दोनों थी, जितने भी सालों में एक्स और ए दोनों थी, इन दोनों का प्रीमियम मिलाकर 5 लाख रुपीस क्रॉस कर गया। यस, 5 लाख रुपीस क्रॉस कर गया। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, इन दोनों का मिलाकर 5 लाख रुपीस क्रॉस कर गया और इसमें से आपने एक्स का एग्जेम्पशन ले लिया अंडर सेक्शन 1010D इन द प्रीवियस ईयर 33-34। ठीक है, इसमें से आपने 1010D का एग्जेम्पशन ले लिया, इसमें से आपने 1010D का एग्जेम्पशन ले लिया इन द प्रीवियस ईयर 33-34। तो एक एलिजिबल LIP, 4 एलिजिबल LIPs हैं, जिनमें से एक एलिजिबल LIP का आप अर्लियर एग्जेम्पशन ले चुके हो। तो ये क्या हो गई? ये हो गई अर्लियर एग्जेम्प्टेड एलिजिबल LIP, ये हो गई अर्लियर एग्जेम्प्टेड एलिजिबल LIP। ठीक है, अब क्या आपको ए का एग्जेम्पशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको बी का एग्जेम्पशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप एक सेकंड के लिए ए को हटा दो, पिक्चर से अगर ए को हटा दो, आप सिर्फ बी को देखो, तो भाई साहब बी का प्रीमियम और एक्स का प्रीमियम मिलाकर भी 5 लाख क्रॉस कर रहा है। बी का प्रीमियम और एक्स का प्रीमियम मिलाकर भी 5 लाख क्रॉस कर रहा है, और आप ऑलरेडी एक्स का बेनिफिट ले चुके हो, आप ऑलरेडी एक्स का एग्जेम्पशन ले चुके हो। अगर आप ऑलरेडी एक्स का एग्जेम्पशन ले चुके हो तो बी का भी जितना भी आपको पैसा मिलेगा वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर एग्जेम्पशन, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सी के बारे में बात करें तो सी तो पहले से ही एग्जेम्प्ट नहीं था, क्योंकि इसका जो एनुअल प्रीमियम है वो 5 लाख रुपीस क्रॉस कर रहा था।
ठीक है। सी वैसे ही एग्जेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि इसका जो एनुअल प्रीमियम है वो 5 लाख रुपीस क्रॉस कर रहा था। मैं एक बार ये वाला एग्जांपल आपको फिर से समझा रहा हूं, ठीक है, एक बार ये वाला एग्जांपल फिर से समझा रहा हूं, बाकी चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि आगे इस टाइप के और एग्जांपल्स भी हैं। ठीक, हमारे पास 4 एलिजिबल एलआईपीज है, हमारे पास 4 एलिजिबल एलआईपीज है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि सारी की सारी जो एलिजिबल एलआईपीज थी वो एक ही साल में मैच्योर हो रही थी, तो सबका पैसा हमें एक ही साल मिल रहा था। तो जिस साल पैसा मिल रहा था उससे पहले किसी भी साल में कोई एग्जेम्पशन वाला पंगा ही नहीं था, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जिस साल हमें ए, बी और सी का पैसा मिल रहा है उससे एक साल पहले हमें एक्स का पैसा मिला है और हम इसमें 1010D का एग्जेम्पशन ले चुके हैं, इवन दो एग्रीगेट प्रीमियम्स 5 लाख क्रॉस कर रहे थे, इवन दो एग्रीगेट प्रीमियम्स 5 लाख क्रॉस कर रहे थे। इंडिविजुअल प्रीमियम्स 5 लाख क्रॉस नहीं कर रहे थे, लेकिन एग्रीगेट प्रीमियम्स 5 लाख क्रॉस कर रहे थे। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके पास 4 एलिजिबल एलआईपीज हैं, 1 अप्रैल 23 वाली, 24, 24, 24 वाली, ठीक है। 45, 10, 15 और 60, किसी का भी एनुअल प्रीमियम 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन हां, जो पॉलिसी सी है, जो पॉलिसी सी है उसका जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपीस से ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो एनीवे 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं ही होगा, ये तो कभी भी जब भी मिलेगा तो ये 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक। एक्स से हमें पैसा मिला 1 नवंबर 2023 को, ठीक है। हमने एक्स का बेनिफिट ले लिया 1010D में, हमने एक्स का बेनिफिट ले लिया 1010D में। ए का हमें पैसा मिला 34 में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ए और एक्स का पैसा मिलाकर, प्रीमियम मिलाकर 5 लाख क्रॉस कर रहा था और मैं एक्स का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुका था, मैं एक्स का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुका था, तो इसलिए अब मुझे ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अब मुझे ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं बी के बारे में बात करता हूं, मैं बी के बारे में बात करता हूं, ठीक है। बी और एक्स का मिलाकर, बी और एक्स का मिलाकर भी 5 लाख क्रॉस कर रहा था, 450 प्लस 150, ठीक है, 5 लाख क्रॉस कर रहा था, तो इसीलिए 6 लाख हो गया ना, तो इसलिए, और क्योंकि मैं एक्स का एग्जेम्पशन ऑलरेडी ले चुका हूं तो अब मुझे बी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, मुझे बी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हां, अगर मान लो एक्स का मुझे पैसा मिला होता प्रीवियस ईयर 33, 34 में और मैं एक्स का बेनिफिट 1010D में नहीं लेता अपनी मर्जी से, मैं एक्स का बेनिफिट 1010D में अपनी मर्जी से नहीं लेता, तो क्या मैंने अर्लियर इसका एलिजिबल क्लेम किया, अर्लियर मैंने एग्जेम्पशन क्लेम किया? नहीं। तो अब मुझे ए या बी में से चॉइस होती, ठीक है, अब मुझे ए या बी में से चॉइस होती कि अब बताओ भाई, ए का बेनिफिट लेना है, ए का एग्जेम्पशन लेना है या बी का एग्जेम्पशन लेना है, ठीक है। अब चॉइस होती कि मुझे ए का एग्जेम्पशन लेना है, बी का एग्जेम्पशन लेना है। आओ एक बार पढ़ते हैं, एक बार फिर से मैं आऊंगा इस पर। ये हो गया एलिजिबिलिटी फॉर एग्जेम्पशन। द कंसिडरेशन अंडर LIPX would be exempt under section 1010D in the previous year 33-34 since the annual premium does not exceed 5 lakh rupees and also does not exceed 10% of the actual capital sum assured. Done. In this case, the aggregate of annual premium payable for LIPA, LIPB and LIPC along with premium LIPX exceeds 5 lakh rupees during the term of these policies. ठीक है, the aggregate of annual premium payable for LIPA and LIPX also exceeds 5 lakh rupees during the term of the policies. Consequently, the consideration received under LIPA, LIPB, LIPC would not be exempt under section 1010D for in the assessment year 35-36. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज और बताई थी कि मान लो LIPX का बेनिफिट नहीं लिया होता, 1010D में उसका एग्जेम्पशन नहीं लिया होता तो क्या होता, तो उसको अभी आगे वाले एग्जांपल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आओ एग्जांपल 9 पर आओ, देखो 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24, ठीक है। सम अश्योर्ड कितना कितना है, 25, 20, 25, 60, प्रीमियम्स 2.5, 2, 2.5, 6, किसी का भी प्रीमियम 10% ऑफ द सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं है, ठीक है, किसी का भी प्रीमियम 10% ऑफ द सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका 5 लाख से ज्यादा है, इसका 5 लाख से ज्यादा है, तो इसमें तो 1010D का बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें तो 1010D का बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन X, A और B में मिल सकता है, ठीक है। अब X जो है मैच्योर हुई 1 नवंबर 33 को और इसको 30 लाख रुपया मिला, क्या 1010D का एग्जेम्पशन मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल 1010D का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब A मैच्योर हुई है 34 को, A मैच्योर हुई है 34 को। अब सुनो, क्या X और A का
प्रीमियम मिलाकर 5 लाख रुपीस क्रॉस कर रहा है? सुनना मेरी बात, क्या एक्स और ए का प्रीमियम मिलाकर 5 लाख रुपीस क्रॉस कर रहा है? नहीं। अगर मैं 1 सेकंड के लिए ए को हटा दूं और मैं बी को देखता हूं, तो क्या एक्स और बी का प्रीमियम मिलाकर 5 लाख रुपीस क्रॉस कर रहा है? नहीं, ये एग्जैक्ट 5 लाख रुपीस आ रहा है, एग्जैक्ट 5 लाख रुपीस आ रहा है। ठीक है, तो जो एग्रीगेट प्रीमियम है वो एग्जैक्ट 5 लाख रुपीस आ रहा है एक्स और बी का, और एग्जैक्ट 5 लाख रुपीस आ रहा है एक्स और ए का। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है, अब हमारे पास ऑप्शन है। एक्स का बेनिफिट तो मैं 10-10D में पहले ही ले चुका हूं। ठीक है, एक्स का बेनिफिट मैं 10-10D में पहले ही ले चुका हूं। सी का मेरे को 10-10D में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, सी का मुझे 10-10D में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ए का बेनिफिट लूं या मैं बी का बेनिफिट लूं। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ए का बेनिफिट लूं या मैं बी का बेनिफिट लूं। क्यों? क्योंकि एक्स और ए दोनों मिलाकर 5 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, और बी भी अगर देखा जाए एक्स और बी दोनों मिलाकर 5 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं किसका बेनिफिट लेना चाहूंगा? मैं बी का बेनिफिट लेना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, यहां पर मुझे 38 लाख रुपीस मिल रहा है। मैं ऑब्वियसली बी का बेनिफिट लेना चाहूंगा। आओ पढ़ते हैं इसको। Consideration under LIPX would be exempt under Section 1010D in the previous year 33-34 since the annual premium does not exceed 5 lakh rupees and also does not exceed 10% of the actual capital sum assured. In this case, aggregate of the annual premium for LIPA, LIPB, LIPC along with premium of LIPX exceeds 5 lakh rupees during the term of these policies. However, the consideration received under LIPs A or B, any one, can be claimed as exempt under Section 1010D in the previous year 35-36. In the previous year 35, in the assessment year 35-36. If the consideration received under LIP A is claimed to be exempt as aggregate of the annual premium of LIP X and A does not exceed 5 lakh rupees in any of the previous years, the consideration received under LIP B would not be exempt. ठीक है, अगर आपने मान लो A का एग्जेम्पशन क्लेम किया तो B में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, अगर आपने B का एग्जेम्पशन क्लेम किया तो A का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, if the consideration received under LIP B is claimed to be exempt as the aggregate of annual premium payable for LIP X and B did not exceed 5 lakh rupees in any of the previous years, the consideration received under LIP A would not be exempt. ठीक है, exemption for consideration received LIP B is preferred as it is more beneficial to the assessee. ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अब देखो, जो बात अभी मैं आपको एग्जांपल 8 में भी बता रहा था वो चीज यहां पर लिखी हुई है। क्या? If the consideration under LIPX was not claimed to be exempt under 1010D in assessment year 23-24, ठीक है, यहां पर LIPX का अगर मान लो मैं यहां पर 1010D में एग्जेम्पशन नहीं क्लेम करता तो क्या होता? Then the consideration received under LIP A and LIP B would be exempt under Section 1010D in assessment year 35-36 since the aggregate of the annual premium payable for LIPs A and B together did not exceed 5 lakh rupees in any of the previous year during the term of these two policies. However, the most beneficial treatment is to claim LIP X and B as exempt. क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपको X से मेच्योरिटी पर ये जो 30 लाख रुपया मिला, एक्स की मेच्योरिटी पर ये जो आपको 30 लाख रुपया मिला, आप इसका एग्जेम्पशन नहीं क्लेम करते तो आपको ए और बी दोनों का एग्जेम्पशन मिल जाता, आपको ए और बी दोनों का एग्जेम्पशन मिल जाता, क्योंकि दोनों का एवरेज प्रीमियम, दोनों का प्रीमियम अगर हम मिला भी दें तब भी वो 5 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर उसने बताया कि यार बेनिफिशियल तो देखो एक्स और बी ही रहेगा, बेनिफिशियल तो एक्स और बी का ही एग्जेम्पशन क्लेम करना रहेगा, क्योंकि इसमें 30 लाख मिल रहा है, इसमें 38 लाख मिल रहा है। ठीक है, तो बेनिफिशियल तो यही होगा। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इन एवरी केस कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम LIP C वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये तो है। आओ एग्जांपल 10 देखते हैं, और इंटरेस्टिंग है ये, और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इसमें 5 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, 23, 23, 24, 24, 24। लेट्स सी। सम एश्योर्ड 20, 20, 20, 30, 60। ओके, प्रीमियम्स देखते हैं, प्रीमियम्स देखते हैं। 2, 2, 2, 3, 6। मजे की बात है, कोई भी प्रीमियम 10% को क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई भी प्रीमियम 10% को क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, सी जो है उसको तो आप हटा ही दो, क्योंकि इसका प्रीमियम 5 लाख क्रॉस कर गया, तो ये 1010D में कोई एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको तो हटा ही दो, ये तो बेकार है। ठीक है, सबसे पहले 1 जुलाई 2033 को LIPX को हमने सरेंडर किया और 12 लाख रुपए मिले, और 12 लाख रुपए मिले।
ठीक है, अब क्या ये 12 लाख रुपए जो मिले ये एग्जेम्प्ट होगा? हाँ, ऑफ कोर्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो द कंसिडरेशन अंडर LIP X would be exempt under section 1010D since the annual premium does not exceed 5 lakh rupees and also does not exceed 10% of the actual capital sum assured। ठीक है, Y मेच्योर हुई 1 नवंबर 2034 को और 24 लाख रुपए मिले। अब मुझे एक बात बताओ, क्या X और Y का जो प्रीमियम है वो 5 लाख को क्रॉस कर रहा था? नहीं, वो क्रॉस नहीं कर रहा था। अगर ये 5 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा था तो क्या Y की मैच्योरिटी पर मिलने वाला 24 लाख रुपए पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा? बिल्कुल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, Y की मैच्योरिटी पर मिलने वाला 24 लाख रुपए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। The consideration received under LIP Y would be exempt under section 1010D in assessment year 35-36 since the aggregate of annual premium for LIP X and Y does not exceed 5 lakh rupees and annual premium payable for LIP Y does not exceed 10% of the actual capital sum assured। ठीक है, अब मुझे बताओ A और B मैच्योर हुई है 1 नवंबर 2035 को। ठीक है, A और B मैच्योर हुई है 1 नवंबर 2035 को। क्या किसी में भी, क्या A में या B में एग्जेम्पशन का स्कोप है? नहीं। क्यों नहीं स्कोप है? क्योंकि आपने X और Y का एग्जेम्पशन पहले क्लेम कर लिया है। आपने X और Y का एग्जेम्पशन पहले क्लेम कर लिया है। अब अगर आप A का क्लेम करना चाहते हो, अब अगर आप A का क्लेम करना चाहते हो तो देखो इन तीनों का मिलाकर 5 लाख को क्रॉस कर गया। ठीक है, अब अगर आप B का क्लेम करना चाहते हो तो देखो X, Y और B का मिलाकर 5 लाख को क्रॉस कर गया। ठीक है, तो आप ऑलरेडी क्योंकि X और Y का एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके हो इसलिए अब आपको A और B का वो नहीं मिलेगा, A और B का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हां, अगर आपने X और Y का पहले क्लेम नहीं किया होता तो A और B का आपको मिल सकता था। ठीक, देखते हो। The consideration received under LIPs A, ULIP B and ULIP C would not be exempt under section 1010D since aggregate of annual premium for these policies and LIP X and Y exceed 5 lakh rupees। Alternative treatment देखो, alternative treatment देखो, if the consideration or surrender under LIP X was not claimed to be exempt under section 1010D, ठीक है, X वाला हमने 1010D में क्लेम नहीं किया होता, then the consideration received under LIP Y would be exempt and the consideration received under LIP A or LIP B can be exempt under section 1010D in assessment year 36-37। मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि अगर आपने इसका एग्जेम्पशन नहीं लिया होता, अगर आपने इसका एग्जेम्पशन नहीं लिया होता तो हम इसका तो लेते ही लेते, ठीक है, और इसके साथ साथ A का या B का और ले लेते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं तब भी 5 लाख से ज्यादा नहीं आ रहा, और अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं तब भी वो 5 लाख से ज्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर X का मैं बेनिफिट नहीं लेता तो, अगर मैं X का बेनिफिट नहीं लेता तो Y का बेनिफिट लेता, मैं Y का बेनिफिट लेता, और फिर Y और A का बेनिफिट, तो फिर या तो मैं A का बेनिफिट ले सकता था या फिर मैं B का बेनिफिट ले सकता था। ठीक है, क्योंकि जिसका बेनिफिट मैंने लिया उसके साथ मिलाकर हमें प्रीमियम्स देखने होते हैं कि वो 5 लाख से ऊपर तो नहीं जा रहा है। ठीक, if the consideration received under LIP A is claimed to be exempt as aggregate of the annual premium of LIP Y and A did not exceed 5 lakh rupees for any of the previous year, तो LIP B would not be exempt। ठीक, if the consideration received under LIP B is claimed to be exempt, then the consideration LIP A would not be exempt। ठीक है, exemption for consideration received under LIP B is preferred as it is more beneficial to the SSE। तो B वाला जो है इसमें आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसका आपको क्लेम करना चाहिए अगर आपने X का बेनिफिट नहीं लिया है तो। आगे देखो, आगे देखो, if the consideration on surrender of LIP X and maturity of LIP Y were not claimed to be exempt under section 1010D in assessment year 34, 35, 35, 36 respectively, then the consideration received under both LIP A and LIP B would be exempt under section 30 in the assessment year 36, 37। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि X का अगर मैंने एग्जेम्पशन लिया तो Y का एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? मिलेगा। X और Y दोनों का ले लिया तो A और B का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं A को देखूं तो इन तीनों को मिला के 5 लाख से ऊपर जा रहा है एंड सो ऑन। अगर मान लो मैंने X का बेनिफिट नहीं लिया, X का एग्जेम्पशन नहीं लिया, Y का एग्जेम्पशन लिया, तो Y के साथ साथ या तो मैं A ले सकता हूं क्योंकि इन दोनों का मिलाकर 5 लाख से कम है, लेकिन हां इन तीनों का मिलाया तो 5 से ऊपर चला गया। ठीक है, इसलिए तीनों का नहीं ले सकता। या फिर
मैं Y के साथ B का ले सकता हूं क्योंकि इन दोनों का मिलाकर भी 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं X का भी नहीं लेता हूं, Y का भी नहीं लेता हूं, तो मैं A और B दोनों का ले सकता हूं क्योंकि दोनों का प्रीमियम मिलाकर 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, दोनों का प्रीमियम मिलाकर 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं A और B दोनों का ले सकता हूं। C का बेनिफिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है। ठीक, it may be noted that in every case consideration received under LIPC would not be exempt under section 10(10)(d). ठीक है, ये भी हो गया। क्लैरिफिकेशन ऑन जीएसटी कंपोनेंट। अब देखो यहां पर और बोला गया है कि जितना भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो उस पर जीएसटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब वो एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी देखेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड बाय सीबीडीटी दैट द प्रीमियम पेबल या एग्रीगेट प्रीमियम पेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 April 2023 फॉर एनी प्रीवियस ईयर वुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल ऑन सच प्रीमियम। अगर आपको प्रीमियम के साथ साथ कुछ जीएसटी भी पे करना है, आपको सपोज 100 रुपए प्रीमियम देना है और 18 रुपए आपका जीएसटी है, तो ऐसा नहीं बोल देना कि मैंने तो 118 रुपए का प्रीमियम पे किया। ठीक है, प्रीमियम वाला अमाउंट 100 रुपए ही कंसिडर किया जाएगा, प्रीमियम वाला अमाउंट 100 रुपए ही कंसिडर किया जाएगा। आओ इधर देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम ऑन टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि सपोज किसी बंदे ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा जब इस बंदे की डेथ हो जाएगी। तो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? अगर मान लो किसी एक बंदे ने नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, वो पॉलिसी मैच्योर हो गई, उस बंदे की डेथ नहीं हुई, तो मैच्योरिटी पर उसको कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है कि इस टर्म के बीच में अगर आपकी डेथ हुई तभी आपके नॉमिनी को पैसा मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर इस टर्म के बीच में आपकी डेथ नहीं हुई तो टर्म खत्म होने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में बोला गया है कि जो 5 लाख से ऊपर वाला प्रीमियम है, ठीक है, ये वाली कंडीशन टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अप्लाई नहीं होगी। मतलब टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम 5 लाख से ऊपर हो सकता है, फिर भी 10(10)(d) का एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से कम है तो। आई रिपीट दिस, दो कंडीशंस देखनी है हमें, प्रीमियम 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए और प्रीमियम 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये जो 5 लाख वाली कंडीशन है ये नहीं है। ठीक है, 5 लाख वाली कंडीशन नहीं है। मतलब टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर नॉमिनी को एग्जेम्पशन चाहिए तो ऑल यू नीड टू सी इज कि जो प्रीमियम पेड है वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक, it is further clarified by CBDT that the limit of 5 lakh rupees on amount of premium payable would not be applicable in case of term life insurance policy, that is where sum under life insurance policy is only paid to the nominee in case of death of a person insured during the term of the policy and no amount is paid to anyone if the insured person survives the policy tenure. Hence, any sum received under a term insurance policy shall continue to be exempt under section 10(10)(d) irrespective of the amount of the premium payable in respect of such policy. Further, the premium paid for such policies would not be counted for checking the limit of 5 lakh rupees on amount of premium payable. ठीक, अब यहां पर ये बात हो रही है कि कितना पैसा आपका टैक्सेबल होगा, ये तो यहां पर बात हो गई। अच्छा, इसका मैंने एक एग्जांपल आपको छोटा सा तो दिया ही था, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्लैरिफिकेशन यहां पर आया है। ठीक है, मैंने भी आपको दिया था ना, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर आपको आपका जो प्रीमियम है वो इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैच्योरिटी पर जितना भी पैसा मिलेगा क्या वो पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, वो पैसा माइनस द एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम्स दैट यू पेड, जितनी आपकी अर्निंग है उतना ही टैक्सेबल होगा। तो उसी चीज को लेकर यहां पर एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो where any sum is received including the amount allocated by way of bonus at any time during the previous year under a life insurance policy other than a sum received under a ULIP received under a Cayman insurance policy which is not exempt under section 10(10)(d), the sum so received as exceeds the aggregate of the premium paid during the term of such life insurance policy and not claimed as deduction under any other provision of the act computed in the prescribed manner would be chargeable to tax under the head income from other sources under section 13। ठीक है, इसका एग्जांपल यहां पर क्लैरिफिकेशन में दिया नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल बनाकर समझाऊंगा इसका। ठीक है, अकॉर्डिंगली द सीबीडीटी हैज बाय नोटिफिकेशन इंसर्टेड रूल 11 UA/CA, ठीक है, to compute the income chargeable to tax under section 56(12) where any person receives at any time during any previous year any sum under such LIP, then the income chargeable to tax under section 56(12) during the previous year in which such sum is received has to be computed in the following manner. क्या? देखो, where the sum is received for the first time under LIP during the previous year, पहली बार मिला है आपको, मैंने कोई पॉलिसी ली थी उससे मेरे को पहली बार पैसा मिला हुआ है,
तो ए माइनस बी, इनकम क्या होगी, ए माइनस बी। ए क्या है, द सम और एग्रीगेट ऑफ सम रिसीव्ड अंडर एलआईपी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, और बी क्या है, एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एलआईपी टिल द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सम इन द फर्स्ट प्रीवियस ईयर दैट हैज नॉट बीन क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, ठीक है। किसी ने अपनी पॉलिसी ली, ठीक है, उसको मेच्योरिटी के टाइम पर सपोज मिल रहा है 60 लाख रुपीस, उसको मेच्योरिटी के टाइम पर मिल रहा है सपोज 60 लाख रुपीस। उसने प्रीमियम पे किया, ये 10 साल की पॉलिसी थी, 10 साल की पॉलिसी थी। चलो 1 अप्रैल 2023 को पॉलिसी ली गई, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2033 को, अच्छा यहां पर मैं लिख देता हूं सम अश्योर्ड था लेट्स से 60 लाख रुपीस, सम अश्योर्ड था लेट्स से 60 लाख रुपीस, और एनुअल प्रीमियम कितना था, एनुअल प्रीमियम लेट्स से एनुअल प्रीमियम कितना था 6 लाख रुपीस, ठीक है। एनुअल प्रीमियम कितना था, एनुअल प्रीमियम आपका 6 लाख रुपीस हो गया था। अब आपको 1 अप्रैल 2033 को कितना पैसा मिला, आपको 1 अप्रैल 2033 को कितना पैसा मिला, लेट्स से आपको 70 लाख रुपीस मिला, लेट्स से आपको 70 लाख रुपीस मिला। क्या ये पैसा टैक्सेबल होगा, बिल्कुल टैक्सेबल होगा। 1010D का एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि एनुअल प्रीमियम 6 लाख रुपए है, एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा 70 लाख माइनस 6 लाख इंटू 10, 60 लाख। आपने 10 साल तक प्रीमियम दिया ना, आपने 10 साल तक प्रीमियम दिया, तो उसको हमने माइनस किया, यहां पर 10 लाख रुपए आपका टैक्सेबल अमाउंट आया, 10 लाख रुपए आपका टैक्सेबल अमाउंट आया, ठीक है। अब सुनो एक बात ध्यान से, आपका ये जो प्रीमियम है क्या ये 10% ऑफ द सम एश्योर्ड को क्रॉस कर रहा है, नहीं। तो 80C का बेनिफिट तो मिलेगा ना, 80C का रिडक्शन तो मिलेगा ओल्ड स्कीम में, ठीक है। मान लो इस बंदे ने हर साल 80C में, मान लो इस बंदे ने हर साल 80C में 1.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन दिया। 80C की लिमिट ही कितनी है, 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, ठीक है। तो टोटल इसने 15 लाख रुपए का एग्जेम्पशन लिया, टोटल इसने 15 लाख रुपए का रिडक्शन लिया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, टोटल इसने 15 लाख रुपए का रिडक्शन लिया, यस। अब अगर ये 15 लाख रुपए का डिडक्शन ले चुका है तो इस साल उस 15 लाख रुपए को भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। इस साल उस 15 लाख रुपए को भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा। मतलब आप 60 लाख में से 15 लाख रुपीस माइनस कर दोगे, 60 लाख में से आप 15 लाख रुपीस माइनस कर दोगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 70 माइनस 60 यानी 10, और फिर प्लस 15 लाख रुपीस हो जाएगा, और जो आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो आएगा 25 लाख रुपए, वो आएगा 25 लाख रुपए। देखो अब एक बार फिर से पढ़ो इसको तो आपको समझ में आएगी चीज। टैक्सेबल अमाउंट कितना, टैक्सेबल अमाउंट इज ए माइनस बी। ए क्या है, सम और एग्रीगेट ऑफ सम रिसीव्ड अंडर द एलआईपी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रीवियस ईयर। पहली बार मेरे को पैसा मिला कितना, 70 लाख रुपीस मिला, माइनस क्या करूंगा, बी। बी क्या है, एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एलआईपी टिल द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सम इन द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम, मैंने 60 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया, 6 लाख रुपए हर साल, 10 साल की पॉलिसी, 60 लाख रुपए का मैंने प्रीमियम पे किया। दैट has not been claimed as deduction under any provision of the act। माइनस करने को आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपने डिडक्शन क्लेम नहीं किया है। अगर आपने 15 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया, अगर आपने 15 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया है, हर साल आपने 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया है, तो आपने 15 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया है 10 सालों में, तो ये 15 लाख रुपए आपको इसमें से माइनस करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 60 लाख रुपीस में तो ये 15 लाख रुपए इंक्लूडेड है, तो मैंने 60 में से 15 लाख रुपीस को माइनस कर दिया। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 70 लाख माइनस 60 लाख प्लस 15 लाख रुपीस, या सिंपली 15 लाख रुपए का रिडक्शन ले चुका हूं तो इधर ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है। 15 लाख रुपए का रिडक्शन ले चुका हूं, इधर मैंने कर दिया ऐड। ये बात क्लियर हो गई। ये तो थी पहले साल वाली बात। अब आओ दूसरे साल वाली बात, ठीक है। मेरे को 1 अप्रैल 2033 को कुछ पैसा मिला।
अब मेरे को मान लो 1 अप्रैल 2034 को भी कुछ पैसा मिला, मुझे 1 अप्रैल 34 को भी कुछ पैसा मिला where sum is received under the LIP during the previous year subsequent to the first previous year. ठीक है, तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 33-34, फर्स्ट प्रीवियस ईयर हो गया 33-34, सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 34-35, सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर हो गया 34-35, इसका भी एग्जैक्टली वैसा सही है। C माइनस डी, तो C क्या है सम और एग्रीगेट ऑफ द सम रिसीव्ड अंडर LIP ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, तो यहां पर 34-35 में जितना भी पैसा मिला वो C क्या आ जाएगा, जितना भी पैसा मिला वो माइनस क्या माइनस करूंगा एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द LIP टिल द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सम इन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर नॉट बीइंग प्रीमियम व्हिच, तो जितना भी प्रीमियम मैंने पे किया उसको सब मैं माइनस करूंगा, लेकिन इसमें से क्या माइनस नहीं होगा which has been claimed as deduction under any other provision of the act or is included in B or D in any of the previous years. ठीक है, which has been claimed as deduction, तो 80C में मैं रिडक्शन क्लेम कर चुका हूं, तो अब मैं यहां पर डी में इसको माइनस नहीं करूंगा। और दूसरी चीज 60 लाख रुपीस, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको जरा सा इसको और समझते हैं। ठीक है, 60 लाख रुपीस में से मैंने 15 लाख रुपीस माइनस किए थे ना, तो कितना माइनस किया मैंने यहां से 60 में से 15 माइनस करके मैंने 70 में माइनस किया। 60 में से मैंने 15 माइनस किया 45, तभी तो ये 25 आया। ठीक है, आई होप इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 70 लाख रुपीस की मेरी मैच्योरिटी थी, मैंने 60 लाख रुपीस का प्रीमियम टोटल पे कर दिया था, 10 साल में 6-6 लाख रुपए मैंने पे कर दिया था, लेकिन क्योंकि मैंने उसमें से 15 लाख रुपए का एग्जेम्पशन डिडक्शन ले लिया था, तो मैं 60 लाख पूरा माइनस नहीं कर पाऊंगा, मैं उसमें से 15 लाख हटाकर सिर्फ 45 लाख रुपए ही माइनस कर पाऊंगा, मैं सिर्फ 45 लाख रुपए ही माइनस कर पाऊंगा। ठीक, अब 2023-24 में मैंने और सपोज कुछ प्रीमियम पे किया, 2023-24 में मैंने कुछ और प्रीमियम पे किया, लेट्स से मैंने 2023-24 में 6 लाख रुपए का प्रीमियम और पे कर दिया, 23-24 में मैंने 6 लाख रुपए का प्रीमियम और पे कर दिया, इसमें से भी मैंने 1.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन ले लिया, इसमें से भी मैंने 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया, सॉरी। ठीक है, 80C में इसमें से भी 1.5 लाख रुपए का रिडक्शन ले लिया, और अब ये 33-34 हुआ ना भाई, 33-34 में मैंने 6 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, और इसमें से 1.5 लाख रुपए का मैंने डिडक्शन भी ले लिया अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि मुझे अब क्या हुआ हां, अब ये हुआ कि 35-36 में 1 अप्रैल 35 को मुझे और कुछ पैसा मिल गया। ठीक है, लेट्स से मुझे 10 लाख रुपए और मिल गया, लेट्स से मुझे 10 लाख रुपए और मिल गया, तो अब कितना टैक्सेबल होगा 10 लाख रुपए माइनस कितना, -6 लाख -1 लाख 50,000। ठीक है, यानी -4 लाख 50,000, ओनली -4 लाख 50,000। आई होप दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। ठीक है, हम इस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, जो हम यहां पर ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ इंक्रीमेंटल प्रीमियम जितना मैंने पे किया वो माइनस करने को मिलेगा। ठीक है, इंक्रीमेंटल प्रीमियम भाई 33-34 तक तो मैं ऑलरेडी इतना सारा पे कर चुका था ना, 33-34 तक तो मैं ऑलरेडी 60 लाख का प्रीमियम पे कर चुका था। ठीक है, तो 33-34 तक मैं जितना प्रीमियम पे कर चुका था वो दोबारा थोड़ी माइनस करूंगा, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस ना, ये तो लॉजिकल है। 33-34 तक जो मैं ऑलरेडी प्रीमियम पे कर चुका था उसको दोबारा थोड़ी माइनस करूंगा, तो जितना इंक्रीमेंटल प्रीमियम मैंने पे किया विच आई हैव नॉट क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सिर्फ उतना ही माइनस करने को मुझे मिलेगा, बाकी सारी इनकम जो है मेरी वो टैक्सेबल हो जाएगी। आई होप अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा गाइडेंस नोट कायदे से समझ में आ चुका है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, ये गाइडेंस नोट कायदे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शेयर कर देना, और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना यार आप लोगों को सेशन कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते हो ना, इट रियली बूस्ट्स माय मोरल, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो भी मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। तो लाइक करो, कमेंट करो और सबके साथ इसको शेयर करो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।